वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्की निज़ाम को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए टैक्स नेट को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स के सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं इस पर भी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे तमाम जितने भी पाकिस्तानी उनको पता चले कि उनके क्या फ़राइज़ हैं और उनके लिए टैक्स की अदायगी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने कारोबार को बेहतर अंदाज से चलाना है, अपनी मायशत को बेहतर करना है, अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हमारे मालियाती इदारों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हमारे टैक्स सिस्टम का क्या रोल हो सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है इमरान मुनीर हैं, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अजमत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। हमेशा से हम टैक्स की अदायगी पे बात करते आए हैं, हमेशा से हमारा फोकस होता है कि पब्लिक ये चीज़ समझे और हमारे इदारे समझे कि टैक्स नेट को बढ़ाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आज के सेशन में स्पेशली हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि टैक्स सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं और टैक्स पेयर के लिए कितनी ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं अगर वो टैक्स नेट को बढ़ाएगा। देखिए, जो टैक्स नेट बढ़ाने का सिस्टम है ना, इस पे अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो ये 2005 के बाद सिस्टम प्रॉपर शुरू हुआ, लोगों को अवेयरनेस दी गई। उस टाइम पे शौकत अजीज साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नए सिस्टम लॉन्च किए, ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम शुरू किया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का वर्ड बड़ा फ्लोट हुआ, लोगों ने बड़ा सुना जी डॉक्यूमेंटेशन, उनको पहली दफ़ा पता लगा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी भी कोई चीज़ है। देखिए, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर हैं, जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो पहले से रजिस्टर्ड है, ये कर ही नहीं सकते रजिस्टर्ड हुए बगैर, ये टैक्स नेट में ऑलरेडी हैं। अब उसके अंदर जो अगला सिस्टम है, एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचना और इंपोर्ट होना या मैन्युफैक्चर होने के बाद पहुंचना, वो सारा सिस्टम आउट ऑफ बुक्स चल रहा है। इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसपे कोई टैक्स नहीं दे रहा। इस सिलसिले में गवर्नमेंट जो काम कर रही है, रिसेंट उन्होंने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम आम रोजमर्रा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को एक डिजिटल इनवॉइसिंग के मॉडल में लाने की कोशिश की है, बल्कि उसको मैंडेटरी कर दिया है कि सब लोग वो लाजमी सिस्टम लगाएं। उससे आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर कवर होगा। अब आपके सवाल का दूसरा जो हिस्सा है कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, अभी इस टाइम पे इस साल में 5.5 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइल हुई है। देखिए, हमारी तकरीबन 25-26 करोड़ की आबादी है और उसमें से 55-60 लाख लोग अगर टैक्स रिटर्न देंगे, हत्ता कि एनटीएन जिन लोगों के बने हुए हैं वो तादाद भी 11-12 मिलियन के करीब है, यानी उसमें से भी आधे लोगों ने टैक्स रिटर्न नहीं दी। अब फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ कम होगा, महंगाई कम होगी। देखिए, जब तक आप टैक्स नेट में नहीं आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे। हम सब टैक्स दे रहे हैं, बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा जी हम तो ऑलरेडी बड़ा टैक्स दे रहे हैं। वो बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स है। जैसे कि पिछले 2-3 सालों में फाइलर नॉन फाइलर की बड़ी बात भी सुनी लोगों ने। उसमें क्या हुआ कि हर फाइलर को बेनिफिट दिया गया कि आप पे टैक्स रेट्स कम है, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, प्रॉपर्टी सेल, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड, बैंक प्रॉफिट, सब पे टैक्स रेट्स डबल कर दिए गए उनके। अच्छा, एक तो फायदा ये होगा कि जो भी आप काम करना चाहेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके टैक्सेस कम होते चले जाएंगे, बैंक अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे, आप कोई एसेट खरीदेंगे, बेचेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो बर्डन है, जो इतनी बड़ी आबादी का बर्डन गिनती के चंद लोग बियर कर रहे हैं, वो बर्डन एक्सपैंड होगा। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ये पैसा टैक्स रेट सर्कल में आएगा, और सर्कल में जब रोटेशन होगी तो वो सारे पे टैक्स भी आएगा और उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को होगा। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ज़रूरी भी है कि इस चीज़ को लोग समझें और इसके बारे में अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो वो भी उतनी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उमैर, हम साथ ही साथ अगर बात करें IMF की जानिब से जो है ये कंडीशन रखी गई है कि जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाए, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी को इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में सबसे पहले तो इमरान मुनीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो गुज़िश्ता रोज़ ही फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, और बहुत बहुत मुबारक और आपको। और मुझे उम्मीद है कि इमरान मुनीर साहब इस हवाले से जो टैक्स बार के मेंबरान हैं और लायंस कम्युनिटी है उसके बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे, क्योंकि बहुत एक्टिव शख्सियत हैं ये फैसलाबाद में। दूसरी बात, अब आपके क्वेश्चन की बात है, आप अगर अपने क्वेश्चन के स्टार्ट पे, आपके सवाल के स्टार्ट से मैं गुफ्तगू करूं कि IMF ये शराइत रख रहा है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। उसका एक मुख्तसर सा जवाब यह है कि हमारी आमदन कम है, पाकिस्तान की आमदन कम है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान की मिसाल एक घर जैसी है, और इस घर के किसी बड़े ने माजी में ये नहीं सोचा कि मेरे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, मैं हर महीने कर्ज ले लेकर कैसे इस घर को चलाऊंगा।
बजाय इसके कि मैं इस घर के अखराजात को पूरा करने के लिए इसकी आमदन पे तवज्जो दूं, उसके आमदन के जो ज़राए हैं उसको बेहतर करूं और इस बात की प्लानिंग की जाए कि किस तरह से इस पाकिस्तान की इनकम बढ़ सकती है। और अगर पाकिस्तान की इनकम के हवाले से बात की जाए तो सबसे बड़ा इसका जो मेजर सोर्स है वो है टैक्सेस। बिल्कुल। अगर टैक्सेस की सूरत में नॉन टैक्सेस इनकम भी है पाकिस्तान की इकानमी में, लेकिन टैक्सेस का बहुत अहम रोल है और ज़्यादातर पाकिस्तान की इनकम जो है वो टैक्सेस के ज़रिए से ही मुमकिन है। लेकिन जिस तरह इमरान भाई ने बात की कि माजी में बिलखुसूस 2005 से आप पीछे चले जाएं तो 1947 से लेकर 2005 तक इस हवाले से कोई उस तरह से प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। उसके बाद से हुकूमतों की जानिब से कुछ इक़दाम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे भी जो सियासी मसलहतें हैं उनको मद्देनज़र रखा गया, उनको सामने लेकर आया जाता रहा और फिर उसकी बुनियाद पर ही इन हुकूमतों की जानिब से कुछ स्टेप्स लिए जाते रहे। और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ये हुआ है कि हम हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ कर्जों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब 24 करोड़ कहा जा रहा है पाकिस्तान की आबादी है, उससे जो पिछली जब हमारी मरदमशुमारी हुई थी वहाँ पे 18 करोड़ थी। जब तेज़ी के साथ आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर उस हिसाब से आपको वसाइल बढ़ाना होते हैं। लेकिन हमने उस हिसाब से वसाइल नहीं बढ़ाए। हमारी आप टैक्स टू GDP की रेशो देख लें, उसके साथ साथ जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है तो करीबन 1 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं जिनके पास NTN है, मगर उसमें से भी जो रिटर्न फाइल करने वाले वो मुश्किल से 50 लाख हैं। और उसके बाद अगर टैक्स देने वालों की बात करें तो वो मुश्किल से 20 लाख लोग भी नहीं निकलेंगे। तो मुझे बताएं 24 करोड़ लोगों का वजन जो है वो 20 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें कर्जों का फिर भीख का सहारा लेना पड़ता है और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वही किया, वही आसान रास्ते का इंतखाब किया कि कोई बात नहीं, चलो इदारों को गिरवी रखवा देते हैं, अवाम के लिए मुश्किलात के अंबार पैदा कर देते हैं, लेकिन कम से कम ये शॉर्टकट्स लेते हैं कि हम यहाँ से कर्ज लेते हैं और आसानी से अपना जो है वो गुजारा कर लेते हैं। और उसका आप देखें कर्ज लिए जा रहे हैं अवाम की वेलफेयर के नाम पे, अवाम के नाम पे कर्ज लिए जाते हैं, लेकिन फिर उनका इस्तेमाल गलत होता है। और लेकिन जो उसका सारा बोझ है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से पब्लिक पे आ रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखें, फिर अभी हम आ जाते हैं कि IMF शराइत लगा रहा है। तो जब भी कोई भी आलमी मालियाती इदारा कर्ज देता है, एक शहरी, पाकिस्तान का आम शहरी, मैं किसी बैंक से कर्ज लेता हूं तो वो कुछ ना कुछ मेरा जो है वो उसको प्लज करेगा या फिर कम से कम मेरे लिए ये शराइत रखेगा कि भाई अगर आपकी इनकम 5000 है तो आप इस इनकम में मेरे कर्ज की रकम नहीं वापस कर सकते, इसलिए आपको अपनी इनकम बढ़ाकर 10,000 रुपए करना होगी। वही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। पिछले साल भी इसी तरह की कंडीशंस आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रखी गई कि इसमें कुछ बेहतरी की जाए, पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम को, टैक्स नेट को बेहतर किया जाए। FBR जो कि मेन टैक्स कलेक्टर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स नेट बढ़ाए और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की आशीर्वाद भी हासिल होना जरूरी होती है। तो बजाय इसके कि उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाता जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, मतलब वो पाकिस्तानी वसाइल इस्तेमाल करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बजाय इसके कि उनको इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स नेट में लेकर आया जाता, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉइज हैं उन पे सख्ती कर दी। हालांकि अगर वो लोग टैक्स सिस्टम में आते तो अच्छी बात है, लेकिन उसका पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं है, उस तरह से इकोनॉमी को फायदा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि उनकी सैलरी से ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स काट के उसके बाद उनको सैलरी पे करती है। अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका उस तरह से फायदा नहीं होगा, बजाय इसके कि उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाता जो कि जिनको
हकीकतन टैक्स नेट में होना चाहिए था। तो एफबीआर ने क्या किया, वो कागज काले करके वो लाखों के फिगर फिर आईएमएफ के मुंह पे दे मारे ले जी हमने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम किए और इतने लोगों को हम टैक्स नेट मिले और उसका मुल्क की इकानमी को कोई फायदा नहीं हुआ। उमर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि नई गवर्नमेंट के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपनी माशियत को बेहतर करना चाहते हैं, अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने कारोबार को फ़रोग देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि IMF की जानिब से जो शराइत लागू की गई हैं उससे आम आदमी को क्या रिलीफ पहुँचेगा। मैं उमर की बात को वहीं से हम शुरू करते हैं। उमर, आप अपनी बात को कम्प्लीट करें ताकि बाद में हम इस जानिब पर आएंगे कि इन तमाम हालात में नई हुकूमत को किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहेगा। IMF और नई हुकूमत के हवाले से आपने बात की, जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमने अराउंड अबाउट $24 बिलियन इसी साल में वापस करना है। तो इसके लिए पाकिस्तान के पास इस वक्त इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि हम खुद से ही इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करके और फिर उसके बाद उसको वापस लौटा सकें। आप देखें, हमने गुज़िश्ता एक साल से पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पर आप कह लें गैर एलानिया और एलानिया दोनों तरीकों से पाबंदी रही है और इसमें इवन के टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल तक पे भी पाबंदी रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद की और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़े बहरान से और मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो ये सारी वो सिचुएशन हैं और इसके लिए हमें एक बार फिर IMF के पास या दीगर आलमी मालियाती इदारों के पास जाना पड़ेगा। मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन फिर ज़रूर उनकी जानिब से रखी जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह करे मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में कारोबार की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकानमी की बेहतरी के लिए कोई मौसर इकदाम उठाए। लेकिन अगर हम इंतखाबात की इनकी कैंपेन देखें तो उस कैंपेन में कोई भी सियासी जमात जो है पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से बेहतर करने में, इसको तरक्की याफ्ता बनाने में कोई अच्छा प्लान पेश नहीं कर सकी। माजी में भी अगर PDM का एक्सपीरियंस देखें तो बहुत बुरा रहा, दीगर सियासी जमातों या दीगर हुकूमतों का एक्सपीरियंस भी देखें तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन हमें मायूसी की बजाय अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे आने वाले दिनों में इसमें कुछ बेहतरी आए। लेकिन अभी मुश्किल वक्त होगा। अगर हमें पैसे मिल भी जाते हैं, डॉलर्स मिल भी जाते हैं, तो उसके बदले कुछ जो शराइत होंगी, जिस तरह कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा लोगों पे, सैलरीड पर्सन पे या बिजनेस कम्युनिटी पे, और उसके साथ साथ फिर जो मुकामी सतह पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उन पे भी टैक्स बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। जिस तरह आप देखें पिछले दिनों में व्हीकल्स की भी जो रेशो थी 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी थी उसको लग्जरी गाड़ी में और उस पर 25% सेल टैक्स लगता था, मगर फिर उसको कम कर दिया गया 1500 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों पे लेकर आगे। इसी तरह अगर दीगर कमोडिटी पे भी सेल टैक्स लगता है तो उससे बराह रास्त महंगाई आएगी। वो लोग जिनकी कुव्वत खरीद या कुव्वत बर्दाश्त पहले बहुत महदूद हो चुकी है, ज्यादा जरूरी है उमर कि हम महंगाई को जो है कंट्रोल करें और साथ ही साथ हुकूमत की कारकर्दगी पे आपने बात की। तो इमरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो पाकिस्तान भर के जितने टैक्स पेयर हैं उनके लिए 65 अरब और स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो 8 अरब की जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इससे कारोबारी जिंदगी कितनी ज़्यादा बेहतर होगी? आप क्या समझते हैं कि ये जो हम महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, वो क्या बेहतरी की जानिब आएगा? देखिए, रिफंड जो है ना, ये एक्सपोर्टर्स का हमेशा से मसला रहा है। एक्सपोर्टर्स रिफंड के लिए चीखता क्यों है? देखिए, इस टाइम पे जो बैंक फाइनेंसिंग की पोजीशन है, आप 20-25% पहले बैंक को देते हैं, उसके बाद आपका 18% गवर्नमेंट के पास स्टक हो जाएगा। तो कौन सा कारोबार है जो 40% प्रॉफिट दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब है आपका ओरिजिनल वर्किंग कैपिटल स्टक होता है। तो ये जो रिफंड की टाइमली डिसबर्समेंट है, ये तो बहुत ही जरूरी है। ये तो बैकबोन बन जाती है। इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा तो वो अपना सर्कल चलाएंगे। लोग कॉमनली सुनते हैं कि जी पेमेंट्स लेट हो गई हैं, मिलें पेमेंट नहीं कर रही, टेक्सटाइल लोगों के पैसे नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? उनके अपने पैसे फंसे हुए हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है और इस गवर्नमेंट ने जो पहला जेस्चर शो किया है आते ही, वो अच्छा है, वो पॉजिटिव है। जो चीज़ पॉजिटिव है उसको बिला तफरीक ही उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये बैकबोन आपकी इंडस्ट्री किस तरह से है। आप देखिए, तकरीबन 50 मिलियन लोग डायरेक्टली वाबस्ता हैं पाकिस्तान में टेक्सटाइल से। ये इतनी बड़ी तादाद है, डायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, उसके बाद उनके पीछे एक चेन चलती है,
सप्लायर्स की, छोटी छोटी प्रोडक्ट से लेके कोई एक छोटी छोटी चीज़ देना शुरू करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, इंपोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जी। जब पेमेंट का सर्कल बेहतर होता है तो इन सब का सर्कल बेहतर होता है। देखिए, ना आप सैलरी रोक सकते हैं, ना आप बिजली का बिल रोक सकते हैं, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस आप कैसे रोकेंगे? तो आपको वो देने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा अगर आपका 40% स्टक हो जाए, पहले आप बैंक को देंगे फिर आप गवर्नमेंट से मांगेंगे, तो ये तो एक बड़ा सर्कल है। तो रिफंड तो बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने टाइमली रिलीज की है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उमर, आप क्या समझते हैं कि आप भी इमरान साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि रिफंड जो है वो एक अच्छा स्टेप है? बिल्कुल ये अच्छा स्टेप है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने या मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये अच्छा इकदाम उठाया है। इससे कम से कम जो बिजनेस कम्युनिटी है या एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्टर्स हैं, उनका एतमाद जो है वो इस हुकूमत पे बेहतर होगा। और इस इकदाम से अब मैं समझता हूँ कि कम से कम उनके अंदर एक वो जो मायूसी की फिजा थी उसकी बजाय अब एक वो पुरुमीद होंगे और कम से कम हुकूमत के साथ वो डायलॉग्स करने की पोजीशन में और इस पोजीशन में होंगे कम से कम कि मेंटली तौर पर उनको अब ये नज़र आएगा कि ये हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री की बेहतरी करना चाहती है। और दूसरी ये बात कि हुकूमत के पास भी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो डिलीवर करेंगे तो ही उनकी भी बका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकानमी की बका है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर इकानमी से हटके भी नहीं हुकूमत के चैलेंजेस की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में हुकूमत को किस तरह के जो मसाइल हैं उसका सामना है और उन चैलेंजेस को ओवरकम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या उनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से ख़ास तौर पर मुआशी हालात बहुत बुरे हुए हैं। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि चीज़ों की कीमत देख के लोग डर जाते हैं। मतलब किसी ने सोचा था कि गाड़ियों की, जैसे अभी उमर भाई ने बात की, गाड़ी इतनी महंगी हो जाएगी कि एक आम आदमी गाड़ी, छोटी गाड़ी जो कि एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन भी अफोर्ड करता था, वो उसकी पहुंच से बाहर निकल गई है। तो ये इकोनॉमी जो है ये तो पहला चैलेंज है और इसको ठीक करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही फार्मूला है। बेहतर सिस्टम बनाएं, बेहतर तरीके से डिसबर्समेंट्स करें, पेमेंट्स का सिस्टम बेहतर करें, टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर करें। लेकिन ये सारा कैसे होगा? प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि ये पहला जो इन्होंने जेस्चर शो किया रिफंड दे के, उनका एतमाद बढ़ा है। देखिए, जब गवर्नमेंट मशीनरी पे आपका एतमाद बढ़ेगा तभी आप उनके साथ मिलेंगे ना, तभी आप एनटीएन नंबर लेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, अपनी बैंक अकाउंट प्रॉपर चलाएंगे, टैक्स देंगे। जब आपको पता होगा कि जी इधर से मैंने एनटीएन नंबर लेना है और उधर से मुझे कोई नोटिस आ जाना है और मुझे तंग करेंगे, मेरी प्रॉपर्टियां अटैच हो जाएंगी, मेरे बैंक अकाउंट अटैच हो जाएंगे, एक डर खौफ की फिजा बनेगी। उस डर खौफ को निकालेंगे तो लोग आपके साथ शामिल होंगे। इकोनॉमी को बेहतर करने का पहला तरीका है लोगों को एतमाद मिले जी। ये गवर्नमेंट हिस्ट्री तो इनकी अच्छी है कि ये लोग बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके लोगों को कमेटियों में लेते थे और लाइजन कमेटियां बना के उसके बाद इसको इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ जाते थे। और बल्कि लोग तो इन पे इनके मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्होंने फलां मतलब बिजनेसमैन से पैसे लिए, फलां से लिए, लेकिन वो सर्कल को बेहतर करते थे। और इस तमाम सूरत हाल में इमरान साहब, जैसे कि आपने कहा है कि बड़े बिजनेसेस को हमेशा से इन्होंने सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है। फैसलाबाद में जो है वो छोटा ताजर भी बैठा है, हमारा जो है स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी ख्याल रखा जाए, उनको भी इस चेन में जो है उसका हिस्सा बनाया जाए। और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सब जो है ना इक्वली एक प्लेटफॉर्म सबको जो है वो ट्रस्ट जो आप कह रहे हैं, जिसकी बात करें, एतमाद का बहाल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखिए, एक यही बात हम कर रहे हैं कि जो बड़ा बिजनेसमैन है या जो किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता है या जिसकी इंडस्ट्री चल रही है, वो तो टैक्स नेट में है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको तो आपने मैनेज करना है और मॉनिटर करना है। असल जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो तो यही है जो लोकल ट्रेडर्स हैं, हाँ जो छोटा दुकानदार है। अच्छा, अगर आप स्टडी करें ना बैठ के और इनका टर्नओवर देखें तो ये बड़ा मुनासिब बिजनेस कर रहे हैं जी। और ये एक एक दुकान को आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें, किसी एक मार्केट में चले जाएं, फैसलाबाद में जैसे कि 8 बाजार हैं, अब 8 बाजारों में अगर आप टैक्स पेयर्स की रेशो निकालें तो मेरा ख्याल है शायद 5 या 10% बनेगी। दैट मीन्स कि 90% लोग वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये टैक्स दे ही नहीं रहे। अच्छा, इन लोगों की वजह से और इस सिस्टम की वजह से ही तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पर गवर्नमेंट ज्यादा लगाती है, हर चीज कर जाते हैं। उन्होंने गाड़ियों की बात की, गाड़ियों पे रेट बढ़ा दिया। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद जो आइटम्स एग्जाम्प्ट थी सेल्स टैक्स से, जैसे कि उन्होंने भी बात की, मेडिसिन है, खाने पीने की चीजें हैं, उन पे भी सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज आ रही है। उससे एक और सैलाब आएगा महंगाई का। तो ये हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन इसको कवर करने के लिए मेरा ख्याल है हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को सजेशन दें कि थोड़ा सा लोगों को ईज आउट करें। हाँ। उनका जो है ना खौफ
और थ्रेट और हरासमेंट का एक है, उससे निकालें उनको, उससे निकाल के उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें। मैं नहीं कहता कि एमनेस्टियां देनी शुरू कर दें, ब्लैक मनी वाइट करना शुरू कर दें, लेकिन लोगों का कम से कम जो बुनियादी डर और खौफ है वो निकालें। क्योंकि होता ये है कि एक बंदा रजिस्टर्ड होता है, उसकी दुकान पे नोटिस भी आ रहा है, वो पेशियां भी भुगत रहा है, वो एफबीआर भी जा रहा है, बाकी 10 बंदे उसके साथ बैठे हैं, उनको पूछा ही नहीं। चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने टैक्स पेयर को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात देंगे, उसके यकीन को जो है और ज्यादा, उसके जो भी जो खदशात हैं उसको दूर करेंगे, और इसमें हमारे मालियाती इदारों का स्ट्रांग होना और अच्छे से परफॉर्म करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स सिस्टम के हवाले से जितने उसके बेनिफिट्स लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्स नेट को अगर बढ़ाया जाए, टैक्स पे किया जाए तो उसका कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके कितने ज़्यादा फ़वायद हैं। साथ ही साथ हमारे मालियाती इदारे अगर FPR की बात करें तो उसका भी बेहतर अंदाज से परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब नई हुकूमत पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इदारों पर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि सिर्फ पॉलिसीज़ बना देना, रूल लागू जो है वो अपना लॉज जो है उसको लागू कर देना वो काफ़ी नहीं होता। उसका चेक एंड बैलेंस रखना, फीडबैक लेना, टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, अफसरान की क्या करदगी है, उस पर भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी हवाले से हम जानेंगे उमर से। उमर, आप क्या समझते हैं कि हमारे मालियाती इदारे कितने ज्यादा बेहतर अंदाज से अपना जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने की जरूरत है? जैसे ब्रेक पे जाने से पहले इमरान साहब भी कह रहे थे कि अवाम के जो खदशात हैं उनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की जो यकीनी बनाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे, हर महकमे में, हर इदारे में मौजूद रहती है और वक्त के साथ साथ उन चीज़ों में बेहतरी लाई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि FBR किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट कारकर्दगी में बेहतरी आई है, पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में, टैक्स रेवेन्यू में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ महकमों को, मतलब मिसाल के तौर पर FPR है, वहाँ पे भी वर्क फोर्स की वसाइल की कमी है, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ इख्तियारात के हवाले से भी इशूज़ हैं, वो निचली सतह पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हुकूमत को भी इस पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत क्या ध्यान होगा, हुकूमत इस तरफ फोकस करेगी तो ही उससे बेहतरी आ सकती है। उसके साथ साथ जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे, चीज़ों को मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फैसलाबाद में रमा माली साल के दौरान, यानी कि 1 जुलाई से लेकर और अब तक करीबन 30 अरब रुपए के ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के जरिए या मुख्तलिफ तरीके से टैक्स फ्रॉड किए गए। 30 बिलियन रुपीस, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है फैसलाबाद जैसे शहर के लिए। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे तो आप देखें वहां पे हुजम कितना बड़ा चला जाएगा, और ये वो केसेस हैं जो ट्रेस आउट हुए हैं। दूसरी चीज, इन चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है। FBR सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर देता है, वो लोग बोगस रिफंड हासिल करते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर खराबियां पैदा करते हैं, और बाद जब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है तो फिजिकली तौर पर या जमीन पे वो यूनिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, वो कारोबार मौजूद ही नहीं होता, तो सिर्फ कागजात में ही सारी की सारी हेर फेर की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस जब कोई भी शख्स किसी कारोबार के लिए कोई NOC लेता है, कोई सर्टिफिकेशन करता है, सेल टैक्स रजिस्टर्ड होता है, तो कम से कम उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उसकी छानबीन के बाद ही किसी भी शख्स को इस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और फिर उसके बाद भी उसके मामलात पे, उसके कारोबार पे, उसकी ट्रांजैक्शंस पे, तमाम चीज़ों पे FPR को या जो दीगर इदारे हैं उनको फोकस करना चाहिए और मुकम्मल मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी से हो सकती हैं, बसूरत दीगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ पे हम लेन देन की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ आज भी बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल दिखाई देती है कि लोग जो है अपने पैसों का लेन देन जो है वो बैंकिंग की बजाय जो है वो स्लिप्स के थ्रू करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो सर, इस तरह के सिस्टम को और इस तरह के फॉल्स को, जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उसको किस तरह से हुकूमत आने वाली अभी जो नई हुकूमत है वो उसको किस तरह से बेहतर कर सकती है? क्योंकि लोगों का अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, तो हम कभी भी टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पाएंगे।
देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो वही आएगा कि क्यों लोग बैंक को अवॉइड करते हैं, जबकि बैंकिंग एक सेफ ट्रांजैक्शन है, एक बिल्कुल ऐसा तरीका है जिसमें बैंक रोजाना की बुनियाद पे आपका हिसाब बनाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे भी नहीं लेता। आप अकाउंटेंट रखते हैं वो आपसे पैसे चार्ज करता है, बैंक तो उल्टा अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं आपको पैसे देता है। तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों अवॉइड करते हैं। इसका मतलब है खौफ है, डर है कि जो लोग बैंक में काम करते हैं वो पकड़े जाएंगे। दूसरी चीज जो हमारे टैक्स पेयर को भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये दो तरफा निजाम है। अब ये नहीं कह सकते सब कुछ गवर्नमेंट करे और ना ये कह सकते हैं कि सब कुछ टैक्स पेयर करे। टैक्स पेयर का क्या काम है? टैक्स पेयर का काम है कि अपना अकाउंट कम से कम थोड़ा बहुत बनाए। लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमारे बैंक में हमने किस तरह उसको मेंटेन करना है। देखिए आपने अगर कोई चीज बेची है, उसके पैसे जमा करवाए हैं, तो आपने कोई चीज खरीदी भी तो है ना, आपने उस पर बेचने पे टैक्स थोड़ी देना है, आपने तो नफे पे टैक्स देना है। तो ये बुनियादी सा फर्क है जो लोग समझते नहीं है। वो कहते हैं इसकी बजाय बेहतर है बैंक चलाओ ही ना, बाहर ही काम करिए। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम टैक्स का निजाम एक चलता है पैरेलल, कि आपकी इतनी ट्रांजैक्शन से ऊपर अगर चली जाएगी तो आप मिनिमम इतना टैक्स देंगे लाजमी तौर पर। लोग उसको भी अवॉइड करना चाहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट अब बढ़ा के 10 करोड़ कर दी है, जो कि पहले 1 करोड़ थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों तरफ समझने की जरूरत है। आप अपना अगर अकाउंट बना लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बैंक के जरिए काम करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि छोटा बिजनेसमैन ये समझता नहीं है कि मैं अपना अकाउंट बनाऊं। लोग अपने असासे छुपाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इस तरह के सेफ चीजें करने के। उसमें आपके पास अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, खुदा न खास्ता अगर कहीं आगे चल के आपको कोई मसला पेश आता है तो आप इदारों की मदद ले सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो जहाँ पे लोगों को जो है वो सिस्टम को समझने की जरूरत है, वहाँ पे हमारे इदारों को भी अपना सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। जैसा कि उमैर ने भी बात की, उन्होंने मेंशन किया कि हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है। देखिए इसमें आप एक चीज देखिए कि असासों की जहां तक आपने बात की ना, इस पे एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो असासों की खरीदो फरोख्त के टाइम पे जो ट्रांसफर पे टैक्स देते हैं वो बहुत कम है, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको बहुत बढ़ा दिया गया है। पिछले साल ये रेशो तकरीबन 7% का डिफरेंस आ गया, यानी 3% टैक्स देगा प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें जो कि फाइलर और टैक्स पेयर है, और 10% तक चला जाएगा जो कि नॉन फाइलर है, जो कि अच्छी चीज है कि अगर आप नहीं दे रहे तो फिर ठीक है आप टैक्स ज्यादा दें। दूसरी चीज ये है कि अब जो मैकेनिज्म बन गया है एसेट्स की ट्रांसफर का, वो रिपोर्ट हो जाता है एफबीआर, और अब वो लोग तकरीबन टैक्स नेट में किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। तो ये जो हमने अभी बात की है ना कि तकरीबन 12 मिलियन एनटीएन बना हुआ है और 5 मिलियन टैक्स रिटर्न आई है, तो ये बाकी वही लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए अपना एनटीएन बनाया, एक दफा उस टैक्स नेट में आए और उसके बाद निकल गए। तो इनका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास आ गया है। अब करने की जरूरत क्या है कि गवर्नमेंट इसको बेहतर करे। देखिए पिछली दफा इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग नोटिस देने के बाद भी टैक्स रिटर्न नहीं देंगे, हम उनका मोबाइल फोन, बिजली का मीटर और गैस का मीटर ये काट देंगे, बंद कर देंगे कनेक्शन इनके। ये एक बड़ा थ्रेट था, इसको फिर उन्होंने भी होल्ड कर लिया, लेकिन ये थ्रेट बड़ा था। अगर कल को ये शुरू हो जाता है तो आप देखिए ये बाई हुक और बाई क्रुक, एक तरफ तो आपको आना पड़ेगा। दूसरी चीज समझने की जरूरत फिर वहीं पे आ जाएगी बात कि टैक्स पेयर को थोड़ा सा एतमाद दें, वो रजिस्टर्ड होगा और जरूर होगा जब उसको समझ आ जाएगी। अवेयरनेस देने की जरूरत है, अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस की भी जरूरत है और लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अगर वो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज के साथ चलते हैं तो उनके हक में बहुत ज्यादा बेहतर है और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में हमारी गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा किरदार होना चाहिए, बहैसियत पाकिस्तानी हमारे क्या फ़राइज़ हैं वो भी हमें समझ आने चाहिए। और साथ ही साथ हमेशा से हम कहते हैं कि हमें हुकूमत क्या दे रही है, हमें पाकिस्तान क्या दे रहा है, उससे पहले ये चीज़ बहुत इंश्योर करना ज़रूरी है कि क्या आप अपने फ़राइज़ और आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं या नहीं। और माशी सूरत हाल के हवाले से अगर देखें तो आने वाले दिनों में हम किस तरह की बेहतरी जो है उसको तवक्को कर सकते हैं और किस तरह की बेहतरी की जो उम्मीद है वो हुकूमत की जानिब से हमें दिखाई देगी। उमैर अगर हम बात करें आज से थोड़ा पीछे चले जाएं, जनवरी में जब भी ये साल स्टार्ट हुआ था तो IMF की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के लिए ये माली लिहाज से जो है वो साल सिर्फ माशी तरक्की के लिहाज से सिर्फ 2% रहेगा, कि इसमें माशी तरक्की सिर्फ 2% तक रहेगी। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए कैसे चैलेंजेस हैं हमारी इकॉनमी को लेकर, और क्या ये जो रिपोर्ट में उन्होंने क्लेम किया है ये ठीक है? देखिए, जब किसी इदारे की जानिब से और इंटरनेशनल इदारे की जानिब से कोई रिपोर्ट शाया की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं सदाकत होती है और वो हकायक पर मबनी होती है। पाकिस्तान की अगर हम GDP ग्रोथ के हवाले से बात करें तो यही सिचुएशन है, बिलखुसूस पिछले करीबन कोई 18 से 20 महीनों से
हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जब PDM लास्ट टाइम बरसर इक़्तिदार में आई, वो 16 महीने का उनका जो इक़्तिदार का टाइम था, तो उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। ये कहा गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और उसको बचाने के लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करना है। उसके लिए पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसके साथ साथ और भी बहुत से जो सख्त फ़ैसले थे वो किए गए और उसके असरात जो थे वो मुल्की इकॉनमी पे आए। उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, सुई गैस के टैरिफ रिवाइज किए गए और तकरीबन कीमतों में 300% तक जो था इजाफा कर दिया गया डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। और आज देखें पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, गैस बहुत ज़्यादा महंगी है। एक वो आम शहरी जिसकी कम तनख्वाह जो है वो 32,000 जो कि हुकूमत की मुकर्रर करदा कम से कम वेजेस है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, वो एक अलग बहस है। लेकिन खैर वो शख्स जिसकी 30 या 32,000 रुपये सैलरी है, तो उसकी आमदन का 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ बिजली और गैस के बिलों की सूरत में निकल जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि अगर आपने अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, आपने आपका कोई प्यारा अगर बीमार हो गया, उसका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाना है, तो पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लग्जरियस लाइफ में काउंट होती हैं। आप ये समझ लें कि अयाशी में काउंट होती है, क्योंकि 30 या 32,000 रुपये या इवन 50,000 रुपये कमाने वाले के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, किसी अच्छी जगह से उसका इलाज करवा सके। यही सूरत हाल दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों की है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूबाई और वफाक की हुकूमतें हैं, उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मसाइल हैं, तो वहाँ पे जो बुनियादी हुकूक हैं आवाम के, जिसमें सेहत है, तालीम है, उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी, वो पैसों के साथ ही बेहतर होंगी। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के लिए अगर वो परफॉर्म करे तो बड़ा अच्छा वक्त है। 2-3 साल मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे, लेकिन उसके असरात जो है और लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसीज़ बना दी जाए कि कोई भी गवर्नमेंट आए जाए उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ख्याल से अब तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के मिसाके मईशत एक तय करना चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। तो यही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो सियासी तौर पर इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा उन्होंने देखी है। तो सर आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमें अपनी इकानमी को बेहतर करना है, अपने कारोबार को बेहतर अंदाज से चलाना है, तो हमें अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए किस तरह की हुकूमत को किस तरह के लाहे अमल इख्तियार करने चाहिए, किस तरह के इक़दाम लेने चाहिए, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की जैसे उमैर ने बात की है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए मुश्किल वक्त तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस गवर्नमेंट को जो हालात मिले हैं, आल्दो ये पिछले 18 महीने से भी यही लोग शामिल थे इसमें, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो इनको वो भी लेनी चाहिए। करेक्शन मेयर देखें ऐसा ही होता है ना, पहले आप अपनी जिम्मेदारी तो लेना। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, देखें दूसरा बड़ा सूबा दूसरी इनके अलायंस है उनके पास है, कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडस्ट्री की बैकबोन फैसलाबाद है, मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। जो पॉलिसी गवर्नमेंट अब बनाने जाए, सबसे पहला फोकस ये रखें कि इसका दूररस असर क्या होगा। लेकिन सीपैक की हमने बड़ा शोर सुना, आज कितने साल हो गए हैं, क्या हमें उसका बेनिफिट मिला है? किसी जगह पे नहीं मिला। इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए, उनके साथ एग्रीमेंट्स किया गया, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट तंग होता चला गया, मार्कअप रेट्स इतने ऊपर चले गए, तनख्वाहों का बोझ आ गया, महंगाई, रॉ मटीरियल, इंपोर्ट बंद रही। पिछले साल एक तरह का हमने सॉफ्ट डिफॉल्ट किया, लेकिन डिफॉल्ट क्या होता है कि आप पेमेंट नहीं टाइम पे कर सकते, तो हमारी एलसीज बंद हो गई। ये सारे हालात सामने हैं, हम उनसे निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान इज स्टिल अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अभी भी इतनी बड़ी आबादी का फ्लक्स है, कंज्यूमर मार्केट इतनी बड़ी है, वर्कफोर्स इतनी बड़ी है। दुनिया में ये चीज़ें नहीं है इस तरह से कि इतने कम और स्किल्ड लेबर, आपके पास स्किल्ड लेबर आपको बढ़ाना है, लोगों को अच्छे तरीके से जो फनी तालीम है ना, ये आपकी बैकबोन है, स्किल सीखें। देखिए एकेडमिक एजुकेशन आने वाले वक्त में खत्म हो जानी है। आप देख रही हैं कि एआई ने तो आपके मोबाइल फोन को खत्म कर दिया। आप उसे कोई भी कमांड दे दें, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस कर देता है, लेटर्स बना देता है, चीज़ें बना देता है, कैलकुलेशंस कर देता है। तो आने वाला जो वक्त है ना, वो गवर्नमेंट को भी इसी तरह से सोचना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, दुनिया ने स्टडीज़ की हैं, सामने पड़ी हैं, हमने तो उनको उठाना है कि ये 7, 8, 10 सेक्टर्स हैं जिन्होंने ग्रो करना है, हमें भी उन पे काम करने की जरूरत है। उस सेक्टर को फैसिलिटेट करना है, उसके स्टेक होल्डर के साथ बैठे, बिजनेस कम्युनिटीज़ की जो एसोसिएशन है उनके साथ बैठें, उनके मसाइल को सुनें, उनको वो जहाँ पे वो परेशान है, जहाँ पे वो नेक टू नेक होकर फंस जाते हैं, वहाँ से निकालें।
कर रही है गवर्नमेंट, काम कर रही है, लेकिन ये पेस में एतमाद नहीं है। क्योंकि स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी यही एतराज़ उठाया जाता है कि जब भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो मसाइल उनको दरपेश हैं, उनको जो है वो लूप में नहीं लिया जाता, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। और अगर गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे भी इसी तरह से करती रही तो फिर तो बड़े हालात मुश्किल मजीद हो जाएंगे। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप सेक्टर टू सेक्टर पकड़ लेना, टेक्सटाइल एक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर इवन, अब सब सेक्टर्स को पकड़ते चले जाए, उनके स्टेक होल्डर के साथ बैठते चले जाए, तजावीज बनाए, लाहे अमल तय करें। 10-10, 20-20 साल देखें, चाइना का 2050 विजन लोगों ने सुना है। बिल्कुल जरूरी भी कम्युनिकेशन से ही जो है वो मसाइल का हल भी निकलता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तमाम देखने वालों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत सारे आसानियां पैदा करें। नई हुकूमत जो पॉलिसीज मुतारिफ करवाएं वो हमारे हक में बेहतर हो और पाकिस्तान जो है बेहतर अंदाज से खुशहाली की राह पे गामजन हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।